डिफरेंट फैक्टर्स में जो अहम फैक्टर्स हैं वो आप लिख लें। सबसे पहले स्टेट, कि एक फिलोसफर ने जब अपनी फिलॉसफी दी है या जब उसने बात की है, तो उसने वो रियासत के बारे में क्या बात की है। अब जब हम स्टेट को देखते हैं, रियासत को देखते हैं, तो रियासत दो से तीन तरह की होती है। एक ऐसी रियासत होती है जो लोगों के लिए एग्जिस्ट करती है, उसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक स्टेट। यानी वहां पे जितने भी आपके पास फैसले होते हैं सारे के सारे लोगों के लिए होते हैं, और लोग ही उसका सेंट्रल पॉइंट होते हैं। वहां पे जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जितने भी काम किए जाते हैं, लोगों के लिए किए जाते हैं। दूसरी तरफ पे आपके कुछ ऐसी स्टेट्स होती हैं जहाँ पे लोग जो हैं वो रियासत के लिए एग्जिस्ट करते हैं। अब इससे आपकी क्या मुराद है? इससे आपकी ये मुराद है कि रियासत क्या होती है, वो एब्सोल्यूट होती है। एब्सोल्यूट मतलब उसके सारे के सारे जो फैसले हैं, ये सारी की सारी जो चीजें वो कर रही होती है, वो उनको अकाउंटेबिलिटी उसकी नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, वो लोगों को मार देती है, और वहां पे जो एक बंदा बैठा होता है, वन पर्सन इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। ठीक है। सो इसी की जो एक आपके पास डेफिनेशन है, या इसी की आपके पास जो एक फॉर्म आती है, वो आती है डेस्पोटिज्म। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। अब स्टेट क्या होती है कि वो एक एंटिटी होती है जो परमानेंट होती है। जैसे हमने एक घर बनाया है, तो उस घर में जो घर है वो परमानेंट है, उसमें ये हो सकता है कि लोग आके डिफरेंट रहते रहे। इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच सिंगल एंटिटी रूल्स विद एब्सोल्यूट पावर। ठीक है। कि जिसमें आपके पास जो सिंगल एंटिटी है, वो रूल करती है विद एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट मतलब होता है कंप्लीट पावर। या तो वो एंटिटी जो है वो इंडिविजुअल हो सकती है, जिसको हम क्या कहेंगे, डेस्पॉट। लेकिन दूसरी आपके पास सोसाइटीज हो सकती हैं जहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है वो डेस्पोटिक होते हैं। यानी डिफरेंट मिल के वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है उसको चला रहते हैं। ठीक है। तो लेकिन इसमें आपके पास जो डेस्पॉट है, इसको यूज किया जाता है, देयर पावर एंड अथॉरिटी टू ऑप्रेस देयर पॉपुलर सब्जेक्ट्स आर सबऑर्डिनेट। द टर्म ऑफन अप्लाइज टू हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। इसको जो दूसरी टर्म यूज होती हैं, वो टायरेंट यूज होता है या डिक्टेटर यूज होता है। सो इन सिंपल टर्म्स जो डेस्पोटिज्म होता है, इट कैन बी वन मैन रूल, जिसमें उसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है टू रूल ओवर इट्स सब्जेक्ट्स। और वो क्या करता है कि सिंगल एंटिटी भी हो सकती है और कंप्लीट एंटिटी भी हो सकती है। तो आपके माइंड में कोई एग्जांपल आती है कि पाकिस्तान में या दुनिया में कोई अथॉरिटी, सिंगल मैन जिसने रूल किया और जिसके पास क्या हो, एब्सोल्यूट पावर हो? चैट बॉक्स में लिखें जरा, सारे लिखें। हिटलर, बिल्कुल सही बात। और एनीवन? जिया, बिल्कुल ठीक बात। अयूब, बिल्कुल सही बात। मुशर्रफ, मेजोलिनी, ठीक है। चाइना की जब हम बात करते हैं, चाइना को देख के आपको क्या लगता है कि वहां पे सिंगल पार्टी की यानी रूल है? रशिया को देख के आपको क्या लगता है? नॉर्थ कोरिया, वहां पे भी सिंगल मैन रूल है। सो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आपके पास जो मॉडर्न फिलोसफर आते हैं, वो आपके पास मैकियावेली है। उसको कहा जाता है कि आपके पास ही वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। आपके पास मॉडर्न जो पॉलिटिकल साइंस है, उसके वो फादर उनको कहा जाता है। अभी आगे जाके हम उसको भी देखेंगे। ये कुछ एमसीक्यूज के लिए है कि अक्सर आपके पास सीएसएस में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो ही वाज बोर्न इन फ्लोरेंस। फ्लोरेंस इज आज के टाइम में कहाँ पे है? इटली में मौजूद है। he born in 1469 and died in 1527। ठीक है।
He was highly experienced politician and diplomat who served as secretary of Florentine Republic. उसके बाद वो क्या है कि when a powerful aristocratic family, the Medici, established their own rule in Florence and disbanded the republic, Machiavelli was tortured, incarcerated, and exiled to the countryside. ये थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू है। अब रिपब्लिक क्या होता है कि रिपब्लिक में आपके पास एक सेनेट होती है। सेनेट क्या होती है कि जिसमें बड़े बड़े जो उस टाइम के अमीर लोग थे, फॉर एग्जांपल एक सिटी की, एक कंट्री की 5,000 पॉपुलेशन है, तो उसमें से 1,000 जो अमीर लोग थे वो बैठ के सारे फैसले करते थे। और इस वजह से उसको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था अरिस्टोक्रेट्स। तो उस टाइम पे वो रिपब्लिक भी थी और एक लिमिटेड स्केल पे वहां पे आपके पास इलेक्शन भी होता था। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि आपके पास एक मेडिची, जिस तरह फैमिली का नाम होता है, यहाँ पे जातें होती हैं, यहाँ पे डिफरेंट नाम होते हैं, वहां पे फैमिली का जो नाम था वो मेडिची था। जब उन्होंने अपना रूल इस फ्लोरेंस में एस्टेब्लिश किया और रिपब्लिक को खत्म कर दिया, तो मैकियावेली को वहां से निकाल दिया गया। सो मैकियावेली रोट अ बुक जिसका नाम था आपके पास द प्रिंस। ये कोट्स हैं जिन पे हम बाद में आएंगे, जो कि आप पेपर में, एग्जाम में यूज कर सकते हैं। इससे हम आगे चलते हैं। ये जो उसकी फेस है, ये इस तरह से उसको रिमेम्बर किया जाता है। ये आपके पास मैप है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी ना स्टोरी बतानी है। स्टोरी ये है कि आपके पास ये देखें, ये फ्लोरेंस है, ये आपको एरो दिखाई दे रहा है ऊपर। एरो देख रहे हैं? हाँ जी, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास क्या है, फ्लोरेंस है, ये पेपल स्टेट है, ये नेपल्स है, और यहाँ पे आपके पास ऊपर क्या है, मिलान भी होगा। ठीक है, मिलान है ये, वीनस है, मिलान है। ये मिलान है, ये वीनस है, फ्लोरेंस है, पेपल स्टेट है, और नेपल्स है। अब ये सारी उस टाइम पे आपके पास यूनिफाई नहीं हुई थी। ये जो पेपल स्टेट थी ना, इस पे उस टाइम पे आपके पास जो रूल कर रहा था वो पोप कर रहा था। और बाकी जो था आपके पास नेपल्स था, उसके बाद फ्लोरेंस था, ये सारी की सारी सिटी स्टेट्स थी। अब इसकी इस साइड पे अगर आप देखें तो ये ऑटोमन अम्पायर था। ऑटोमन अम्पायर जब वहां पे स्टैब्लिश होता है, तो वो क्या कर रहे थे कि वो वहां से अटैक करते थे इस पे। ठीक है। इससे ऊपर अगर हम चले जाएं, तो आपके पास इस साइड पे फ्रांस था। अब फ्रांस वाले आते थे, वो इस पे क्या करते थे, अटैक करते थे। इससे नीचे आपके पास था स्पेन था, स्पेन अटैक करता था। तो अब ये सारे, लेकिन आपस में ये क्या थी कि सारे आपस में यूनाइटेड नहीं थे। तो अगर आप रूलर होंगे तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? आप एक पक्के रूलर हों तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? चैट बॉक्स में लिखें। हाँ जी, यूनाइट द नेशन। सो इसी वजह से मैकियावेली जो इस टाइम पे देख रहा था, वो ये देख रहा था कि ये तो यूनाइट होने दे ही नहीं रहे। तो उसने ये एनालिसिस दिया कि किसी भी रियासत के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है। कि अगर वो रियासत यूनिफाई नहीं होगी, ठीक है, तो आपके पास ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो एक्सटर्नल थ्रेट्स, यानी इस तरह की थ्रेट्स, इनको कंट्रोल कर सके। अब अगला क्या मसला आता है कि ये जो पेपल स्टेट थी, ये क्या कर रही थी, ना तो खुद इतनी पावरफुल थी कि बाकी चारों पे आप ये कब्जा कर लें, और ना दूसरों को अपने ऊपर कब्जा करने दे रही थी। सो उसने कहा, लेकिन पापल स्टेट का जो पॉप था वो कहता था कि मेरा जो पर्पस है वो क्या है, आपके पास वो लोगों को आखिरत के लिए तैयार करना है। तो मैकियावेली ने कहा, यार ये क्या बात हुई कि ना तो आप एक साइड पे ये कहते हो कि हमने दुनिया में जो वर्ल्डली मैटर्स हैं उनमें हमारा रोल नहीं है, चर्च नहीं है, जिस तरह हम कहते हैं रिलीजन का रोल,
जिस तरह आज कहते हैं रिलीजन का रोल नहीं होना चाहिए। तो मैकियावेली ने क्या कहा, मैकियावेली ने कहा कि उसने ये सोचा, उसने अपने प्रिंस जो बुक है उसमें कहा कि आपके पास जो पोप है उसका तो रियासत के मामलात से लेना देना ही नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ही प्रपोज द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या होता है कि आपके पास कि रियासत और मजहब दो अलग अलग चीजें हैं। वो यहाँ से आइडिया इमर्ज हुआ था इस टाइम पे, इस जगह पे, जब आपके पास ये जो पेपल स्टेट है, ये पॉप जो है उसको यूनिफाई नहीं होने दे रहा था। सो वन एक्सटर्नल थ्रेट फ्रॉम हियर, देन फ्रॉम स्पेन एंड फ्रांस, देन इंटरनली जो उसकी डिसयूनिफिकेशन थी उसकी वजह से मैकियावेली ने एक फिलॉसफी दी। उसने सबसे पहले कहा कि रियासत सबसे अहम है, तो इंडिविजुअल्स को उसने सरेंडर कर दिया फॉर द सेक ऑफ स्टेट। ठीक है। उसने कहा कि इंडिविजुअल को मार दो, उनको जो मर्जी कर दो, ठीक है, दे एग्जिस्ट फॉर द स्टेट। ठीक है। तो ये एक अथॉरिटेरियन या डेस्पोटिक स्टेट थी। फिर उसने सेकुलरिज्म की बात की। अब इस सारी की वजह क्या थी आपके पास? वजह ये थी कि उस टाइम पे रैशनलिज्म आ चुका था। अब हम थोड़ा सा पहले जाते हैं इसमें, 500 साल या अगर 600 साल या नहीं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा मुगल एम्पायर की। जब मुगल एम्पायर बनता है या बड़े बड़े किंगडम्स बनते हैं, तो इसी तरह से आपके पास जो यूरोप था, ठीक है, यूरोप जो था उसमें भी बड़े बड़े एम्पायर्स थे। रोमन एम्पायर था, यानी रोमन एम्पायर जो था वो ऑलमोस्ट इस सारे पे, ये जो पूरा मेडिटेरेनियन सी है, इवन टर्की है, इस पे था। जिस तरह हमारा मुगल एम्पायर कहते हैं, उनका रोमन एम्पायर था। फिर वो ईस्टर्न यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब वो आया तो उस टाइम पे ये था कि आपके पास जो हुकूमत करने का इख्तियार है वो सिर्फ सिर्फ किंग के पास है। किंग के पास क्यों है? क्यों? क्यों? किंग इज चूजन बाय द गॉड। ठीक है। किंग क्या है कि आपके पास चूजन बाय द गॉड। इसे उसने नाम दिया डिवाइन राइट ऑफ किंग। ठीक है जी। डिवाइन राइट ऑफ किंग का नाम दिया कि डिवाइन राइट है किंग का। इस वजह से वो क्या करता है, रूल करता है। लेकिन कुछ लोग उस टाइम पे आए, उन्होंने कहा, आवाज आ रही है आप लोगों को? ये इटली की है, इटली, मॉडर्न डे इटली। ठीक है। तो कुछ लोग जिस तरह मैकियावेली था या इस तरह के दूसरे फिलोसफर्स थे, तो उन्होंने ये बात करना स्टार्ट कर दी कि उन्होंने कहा कि आपके पास किंग के पास ये, हम किंग भी हमारी तरह एक इंसान है, किंग भी हमारी तरह सोचता है, बोलता है, तो उसके पास ये क्या राइट है कि वो हम हमारे ऊपर रूल करे? इसे हम कहते हैं रैशनलिज्म। ठीक है। और दूसरी साइड पे जो मोनार्क था उसकी मैल प्रैक्टिसेस थी। ठीक है। ये आपने बैकड्रॉप लाजमी लिखना है अपने जब कोई फिलोसफर अटेम्प्ट करें ना। ठीक है। उसमें बैकड्रॉप आपने लाजमी लिखना है। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा जी। सो इसकी वजह से क्या हुआ कि मेल प्रैक्टिसेस मोनार्क की थी, कि उस टाइम पे मोनार्क था वहां पे, जिसे पॉप वो कहते थे, वो बजाय इसके कि वो लोगों की वेलफेयर का काम करता, वो अपने पर्सनल बिहाफ पे काम कर रहा था। अब क्या हुआ कि दूसरा जो अगली डेवलपमेंट मेजर होती है वो ये थी कि आपके पास एक न्यू इकोनॉमिक क्लास का राइज होता है। न्यू इकोनॉमिक क्लास क्या थी कि उसमें ना वो कहते थे कि आप कुछ भी हो जाए, लोग मर रहे हैं, रियासत का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे बिजनेस को प्रोटेक्ट करे। ये लोग जो थे वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते थे। यानी एग्रीकल्चर में देखें तो लोग इतने ग्रीडी नहीं होते, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो अर्बन क्लास होती है,
जिनकी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो ज्यादा आपके पास उनका ग्रीड ज्यादा होता है। सो वहां पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने किंग और उस मिडिल क्लास ने आपस में अलायंस बना लिया, और जो नोबिलिटी थी, जो चर्च था, उसकी पावर आहिस्ता आहिस्ता कम करना स्टार्ट कर दिया, ताकि हमारे पास जो एक नई जो स्टेट है वो इमर्ज हो। ठीक है, अब जो मेडिची फैमिली थी वो भी सेम थे। सो यहाँ से हमें चीजें जो समझने को क्या मिलती हैं, हमें ये समझने को मिलती है, फर्स्ट सिंपल पॉइंट, कि वो जो टाइम था उस टाइम पे मोनार्की, या फिर आपके पास जो मोनार्क की पावर थी, उसको चैलेंज कर रही थी नोबिलिटी। ठीक है, नोबिलिटी मतलब जो आपके पास चर्च था या दूसरे बड़े बड़े नोबल्स बैठे हुए थे। दूसरी बात ये थी, कैपिटलिज्म आ रहा था। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि मुनाफे को ज्यादा करना है हमने, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करनी है। कैपिटलिज्म में एक सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं, तो एक बंदा इंडस्ट्री लगाता है, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करता है, उसमें लेबर लेके आता है, तो वहां पे एक रॉ मटेरियल लेता है, फिर उससे प्रोडक्ट बनाता है। तो उसमें क्या होता है, ग्रीड और ये जो सेल्फिशनेस है, या इस तरह से चीजें आना स्टार्ट हो जाती हैं। सो ये जो सारे मामला चलते हैं, तो यहाँ पे आपके पास मैकियावेली साहब आते हैं। अब वो क्या कहते हैं, वो इटली से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट बताया कि उस टाइम पे 5 स्टेट थी इटली की। पहली आपकी क्या थी, पेपल स्टेट थी, मिलान था, नेपल्स थी, फ्लोरेंस थे, एंड वेनिस थी। ठीक है, तो उसमें जो इटली की पेपल स्टेट थी, वो हिंड्रेंस बनी इटली की यूनिफिकेशन में। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी जो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स थी, जिसमें फ्रांस और स्पेन था, उनका राइज हो रहा था। फिर एक साइड से ऑटोमन्स का थ्रेट था। और फिर उसके बाद कोई मोरालिटी नहीं थी वहां पे। मोरालिटी क्या होती है कि आप किसी को मारते नहीं हैं, किसी को आप क्या करते हैं कि उसके राइट्स का ख्याल रखते हैं। ये नहीं, अपने दूसरों के जो इंटरेस्ट है, उनके इंटरेस्ट पे, उनके इंटरेस्ट को ऊपर रखते हैं, ना कि अपना इंटरेस्ट रखते हैं। तो उस एज को कहा जाता था एज ऑफ बास्टर्ड्स एंड एडवेंचर्स, कि एज ऑफ बास्टर्ड्स, कि सारे के सारे लोग, अगर आप उस टाइम की आप मूवीज भी देखें, कभी आपको टाइम लेके मिले तो नेटफ्लिक्स पे एक सीजन है मेडिची, वो देखिएगा, कि बास्टर्ड्स एंड एडवेंचर्स। ठीक है, और इस सारी लड़ाई में इटली जो था वो एक पान बन चुका था, पावर के लिए, ग्रीड के लिए, अथॉरिटी के लिए। लोग मतलब दे वर ऑल फोकसिंग ऑन जस्ट वन थिंग, पावर, ग्रीड एंड अथॉरिटी। ठीक है, सो यहाँ तक समझ आ गई आपको? किसी को कोई क्वेश्चन हो, या फिर समझ ना आई हो, या कोई और पॉइंट जो जिसको एक्सप्लेन करना चाह रहा? क्लियर है सबको? ये स्टोरी समझ आ गई कि कहाँ पे मैकियावेली आया, कहाँ पे है? अच्छा जी, अब मैकियावेली का राइज होता है। मैकियावेली ने सबसे पहले आपके पास बात की नेचर ऑफ मैन पे। उसने कहा कि इन सारी चीजों को पढ़ के मुझे लगता है, ठीक है, कि जो मैन है बाय नेचर ग्रीडी है, नास्टी है, एंड ब्रूटिश है। ठीक है, मैन क्या है, बाय नेचर ग्रीडी है, नास्टी है, ब्रूटिश है, सेल्फिश है। बड़ा एक ना पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर उसने लिया। ठीक है जी, और उसने एग्जाम्पल दी। उसने कहा कि ये जो मेडिची फैमिली है, या सीजर बॉर्जिया है, वो क्या कर रहे हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। किस तरह? उसने कहा कि जिस तरह स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड को एक सिंगल किंग ने यूनिफाई किया है। ठीक है, सिंगल किंग ने यूनिफाई किया है। और जिस तरह हमारे पास मेडिची मेडिची फैमिली क्या थी, कि एक आपके पास वहां पे बैंकर्स थे बेसिकली ये,
तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उस टाइम पे फ्लोरेंस जो एक सिटी स्टेट थी उसमें अपने पैसे की बुनियाद पे इवन पॉप को भी इन्होंने हरा दिया था। फिर सीजर बॉर्जिया था, वो एक स्ट्रॉन्ग रूलर था, एक प्रिंस था। तो उसने भी अपनी जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की बुनियाद पे उसने क्या किया कि उसने सबको हरा दिया। तो उसने कहा कि ये जो लोग हैं, मेडिची फैमिली है, बॉर्स सीजर बॉर्जिया है, स्पेन है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, इन्होंने रियासत को बनाने के लिए ये नहीं सोचा कि मैं कितने लोगों को मार रहा हूँ। सिर्फ उनका पर्पस ये था कि रियासत बन जाए और रियासत जो है वो स्टेबल रहे आपके पास। और उसने एक बड़ी फेमस कोट दी कि एंड जस्टिफाइज मीन्स। उसने कहा कि इटली जो है आपके पास अगर यूनिफाई हो रही है, ठीक है, इटली अगर यूनिफाई हो रही है, ठीक है, और उसके लिए कितने ही लोगों को मारना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये क्या करना पड़ेगा हमें, इट जस्टिफाइज मीन्स कि आप कोई भी मीन यूज कर रहे हैं वो जस्टिफाई करता है। फिर सेकंड जो उसने एक आपके पास मेजर इसमें बात की वो थी कि रिलीजन और चर्च को सेपरेट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्यों? वो कहता है कि चर्च जो है या ये जो मजहबी लोग हैं ये आज भी आपके पास उसी पुराने दौर में रह रहे हैं एंड दे आर नॉट रेडी टू मूव फॉरवर्ड। और बेसिकली ही वाज एम्पेरिसिस्ट, कि एम्पेरिसिस्ट जो है एम्पेरिसिज्म पे यकीन रखता था। एम्पेरिसिज्म क्या होता है कि आप चीज़ों को अपने सामने उनकी यूटिलिटी की बेस पे या अपने एक्सपीरियंस की बेस पे देखते हैं। यानी उसने बेसिकली डिफरेंट रूलर्स जो थे उनको पढ़ा। उन्होंने कहा कि अगर रियासत को कुछ आगे लेके चलना है तो हमें दो चीजों में डिस्टिंक्शन लेके आनी पड़ेगी। इसको लिख लें। एक, इंडिविजुअल मोरालिटी डिफरेंट है, और एक आपकी स्टेट की मोरालिटी है। वो कहता है कि कल को कुछ बंदे अगर स्टेट के खिलाफ खड़े होते हैं तो क्या स्टेट को उसको माफ कर देना चाहिए? क्या कहते हैं आप? कुछ लोग खड़े होते हैं स्टेट के अगेंस्ट, तो क्या स्टेट को माफ कर देना चाहिए? ठीक है, वो कहता है कि अगर रियासत माफ करेगी तो कल को 10 और खड़े होंगे, 10 और खड़े होंगे, खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर वो कहता है कि लेकिन इंडिविजुअल को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल अगर खुद फैसले लेना स्टार्ट कर देंगे तो आपके पास क्या होगा कि वो एक सोसाइटी में केओस आ जाएगा। केओस का मतलब होता है कि ऑर्डर नहीं रहेगा आपके पास। ठीक है जी। अच्छा, सो इसके लिए उसने कहा कि आपके पास, उसने एक बुक लिखी द प्रिंस। ठीक है, अब द प्रिंस में उसने पर्पस ऑफ स्टेट ये बताया। उसने कहा है कि स्टेट का पर्पस ये है कि वो लोगों को सिक्योरिटी दे। ठीक है, स्टेट का पर्पस क्या है कि वो लोगों को सिक्योरिटी दे। ठीक है, सो इसके लिए जरूरी है कि स्टेट जो है वो फोर्स यूज करे। स्टेट मस्ट यूज फोर्स एंड कंपेल इंडिविजुअल टू फॉलो व्हाट इज सेड बाय द स्टेट। स्पीड इतनी ठीक है या इसको और कम करूं मैं? ओके जी। तो उसने कहा कि आपके पास स्टेट को चलाने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग रूलर की जरूरत है। ठीक है, हमें एक स्ट्रॉन्ग रूलर की जरूरत है। वो उसको नाम दिया उसने प्रिंस का। वो कहता है कि अगर उस प्रिंस ने पावर में जाना है तो उसमें पावर में जाने के लिए ही कैन यूज फोर्स एंड ही मस्ट यूज फोर्स एंड ही शुड किल हिज एनिमीज एंड टू मेंटेन हिज पावर ही शुड अगेन यूज फोर्स। तो क्या ये आज से भी अगर हम हिस्ट्री में देखें, आज भी देखें, क्या फ्यूचर में ये सारी चीजें रेलेवेंट हैं या नहीं है? वो फर्दर कहता है कि हाउ वी लिव एंड हाउ वी ऑट टू लिव, जैसे हम रहते हैं और जैसे हमें रहना चाहिए, इन दो चीजों में बहुत फर्क है आपके पास।
हम कहते हैं किसी का हक नहीं खाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो वो कहता है कि आपके पास ये सारी आइडियलिस्टिक बातें हैं, जब आपके पास आपके सर पे आती है तो आप फोर्स भी यूज करते हैं, उसके अलावा आप अपने मॉरल वैल्यूज को भूल जाते हैं। फिर उसने कहा कि यूज ऑफ फोर्स इज मैंडेटरी, कि रियासत अगर फोर्स नहीं यूज करे, दो अगर हम देखें तो एक बड़ा लिमिटेड सा एक विजन है, ठीक है, कि द यूज ऑफ फोर्स, इट इज बेटर टू बी फेयर्ड देन टू बी लव्ड। ठीक है, इट इज बेटर टू बी फेयर्ड देन टू बी लव्ड, बिकॉज अगर आप अब रियासत जो है वो माफ करना स्टार्ट कर दे या आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना स्टार्ट कर दे तो आपके पास क्या होगा? एट द एंड ऑफ द डे रियासत खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद उसने कहा कि अपेयरेंसेस मैटर, कि जिस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वो मैटर करता है। फिर उसके बाद नो स्क्वांडरिंग ऑफ वेल्थ, वो कहता है कि अपनी प्रिंस जो है, ये उसको एडवाइसेस भी हैं और रियासत को चलाने का एक पर्पस भी है। वो कहता है कि अपनी वेल्थ जो है उसको भी जाया नहीं करना चाहिए। फिर उस रियासत में प्रिंस को गुड लॉज बनाने चाहिए एंड स्ट्रेंथ होनी चाहिए टू इन्फोर्स देम। ठीक है, यानी गुड लॉज होने चाहिए और स्ट्रेंथ होनी चाहिए टू इन्फोर्स देम। ठीक है, फिर उसके बाद उसने कहा कि किसी भी रियासत की मेंटेनेंस के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग आर्मी मौजूद होनी चाहिए ताकि वो क्या करे कि उसको लोग उसकी जो विल है उसको इम्पोज कर सके। फिर उसने कहा कि इकोनॉमी जो है वो किसी भी रियासत की स्ट्रॉन्ग होगी तो उस वजह से स्टेबिलिटी आएगी, तो इस वजह से प्रिंस के लिए ये जरूरी है कि वो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए भी काम करे और वुमेन और जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको भी क्या करे कि वो प्रोटेक्ट करे और उसको ना इंटरफेयर करे। अब ये आपको समझ आ गया कि एक प्रिंस को क्या करना चाहिए, ये प्लेटो की आइडियल स्टेट में क्या होना चाहिए, ये प्लेटो की ऐसी कौन सी बातें हैं जो कल भी रेलेवेंट थी, आज भी रेलेवेंट है और आपके पास आने वाले दौर में भी रेलेवेंट रहेंगी। ये क्यों ये आपके पास प्लेटो प्लेटो की हर चीज में, जी बिल्कुल हर जगह प्रैक्टिस में है। प्लेटो जो है वो क्यों फोर्स के यूज करता है। ठीक है, तो आपके पास ये देखें कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो स्टेट के लिए एग्जिस्ट करता है। समझ आ गई इस बात को? अब इन सारी बातों से देखें तो हमें कहीं भी इंडिविजुअल की बात नहीं की गई बल्कि रियासत की बात की गई। तो क्या इससे हम ये कह नहीं सकते कि इंडिविजुअल जो है वो स्टेट के लिए एग्जिस्ट कर रहा है? ठीक है जी। फर्दर फिर वो कहता है कि आपके पास जो प्रिंस है उसके पास कनिंग ऑफ फॉक्स की, यानी फॉक्स की तरह उसको चीज़ों को समझने की जरूरत है। और फिर उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ लाइन, कि एक लाइन की स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसके पास। ठीक है, फिर immorality and disgenuity are essential. It is better to appear to pious, human and kind rather than actually being so. ठीक है, किंग्स को, प्रिंस को कोई प्रोमिसेस नहीं रखने चाहिए। फिर उसमें वॉर में हमेशा साइड लेनी चाहिए। ठीक है, वॉर में, यानी वो कहता है कि आज के दौर में रियासत किसके लिए पॉलिसीज बनाती है? इंडिविजुअल के लिए। अगर इंडिविजुअल के लिए वो पॉलिसीज ना बनाए, सिर्फ अपने आप के लिए बनाए, तो इसको हम कहते हैं कि रियासत जो है, इंडिविजुअल जो है वो रियासत के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, ना कि रियासत इंडिविजुअल्स के लिए। समझ आ गई हमजा बात? अच्छा, उसके बाद क्या है कि एडवाइजर्स, एडवाइजर्स क्या है कि आपके पास वो कहता है कि एडवाइजर्स बाज औकात ऐसे होते हैं जो काम वगैरह नहीं करते। ठीक है, काम वगैरह नहीं करते बल्कि वो क्या करते हैं, वो सिर्फ फ्लैटरी पे रखते हैं यकीन। ठीक है जी। फिर वो कहता है कि आपके पास ये बड़ी गलत बात है कि आपकी एक ना एली है उसको आप कहें कि अल्लाह ताला की तरफ से या गॉड की तरफ से ऐसा था। वो कहता है कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल सैलाब आ रहा है, उसने फ्लड्स की एग्जांपल दी, उसने कहा अगर फ्लड्स आ रहे हैं तो अगर आपने उसके लिए ब्रिजेस नहीं बनाए हुए, आपने उसके लिए वो बंद वगैरह नहीं बनाए हुए, या आपने अर्ली प्रिपेयर वार्निंग्स नहीं दी हुई, तो आप ये तो नहीं ना कह सकते कि सारा कसूर ही फॉर्च्यून का है।
और उसने एंड पे बात इस कंक्लूड इस तरह करता है कि वो कहता है कि नेशनल यूनिटी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी रियासत में। अगर वो नहीं होगी, प्रिंस वो नहीं करवा सकता या उसके लिए फोर्स नहीं यूज कर सकता, तो देन उस प्रिंस का या उस रियासत का एग्जिस्ट करने का कोई पर्पज नहीं है। फिर उसके बाद डिस्कोर्स में उसने बात की थी फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिक की, लेकिन ये आपके रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। इसकी रियासत कौन सी है? अथॉरिटेरियन रियासत है। ठीक है, अथॉरिटेरियन रियासत है जिसमें आपके पास डेस्पोटिक भी आप कह सकते हैं, या फिर आपके पास ऐसी रियासत है जो लोगों के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। तो एसेंशियल ऑफ गुड स्टेट क्या है कि आपके पास एब्सोल्यूट पावर आपके पास ये होती है कि जब, यानी आप फुल पावर, यानी सारी की सारी पावर किसी एक बंदे के पास है, उसको कोई चेक करने वाला नहीं है। फिर उसके बाद एसेंशियल्स ऑफ गुड स्टेट क्या है कि जो फोर्स यूज करती है, जिसमें यूनिटी होती है। प्रैक्टिकल स्टेट है, इंडिविजुअल का क्या रोल होता है और उस स्टेट का पर्पस क्या है। इस तरह से आप उसको समराइज कर सकते हैं। अब इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है जी मैकियावेली की? मैकियावेली की सबसे पहली कंट्रीब्यूशन ये है कि उसने पैट्रियटिज्म की बात की, नेशनलिज्म की बात की। ठीक है, उसने यूनिटी की बात की कि अगर यूनिटी होगी तो आपके पास एक रियासत जो है वो एग्जिस्ट करेगी। अगर यूनिटी नहीं होगी तो आपकी रियासत जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है। सेकंड उसने बात ये की कि हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। बी प्रैक्टिकल, ये नहीं है कि आप आइडियलिज्म में रहें, आप इस तरह से एग्जिस्ट करते रहें। थर्ड उसने बात की थी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की। वो कहता है कि आपके पास हमें जो है वो इंस्टीट्यूशंस पे काम करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और इस इन तीनों की वजह से आपके पास क्या हुआ कि यूरोप में या पूरी दुनिया में हमारे पास नेशनलिज्म आता दिखाई देता है। ठीक है, पूरी दुनिया में हमें नेशनलिज्म आता दिखाई देता है। देन ही फर्दर टॉक्ड अबाउट सेकुलरिज्म, कि सेकुलरिज्म क्या है कि आज हम मजहब और रियासत को अलग-अलग करने की बात करते हैं। इट वाज मैकियावेली जिसने पहली दफा ये बात की। अच्छा, आपको पता है कि कितनों को पता है कि आपके पास क्रिश्चियनिटी में भी फिरके होते हैं? अच्छा, क्रिश्चियनिटी में ना आपके पास पहले कैथोलिक्स थे। ठीक है, कैथोलिक थे, तो उनके जो बिलीफ्स थे वो थोड़े पुराने थे, ऑर्थोडॉक्स थे। फिर आपके पास आता है मार्टिन लूथर किंग। उसने क्या किया कि उसने क्रिश्चियनिटी में कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए। ठीक है, उसने प्रोटेस्ट किया कि ये चर्च जो है इसका जो दुनियावी मैटर्स हैं इनमें रोल नहीं होना चाहिए। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक नया फिरका बन गया जिसे प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। सो दुनिया में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन भी मैकियावेली से आया, जो इसने चर्च पे क्रिटिसिज्म किया। देन ही टॉक्ड अबाउट लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ पीपल, कि उसको उस तरह से किया जाए। अच्छा, ये जो सारी की सारी आपके पास मॉडर्न डेज की रेलेवेंस आ जाती है। इंटरनेशनल रिलेशन में एक रियलिज्म का स्कूल ऑफ थॉट है। रियलिज्म क्या है कि रियासत के दो ही पर्पस हैं। एक अपनी मिलिट्री। स्लाइड शो हो रही है आप लोगों को? नो सर। जस्ट अ सेकेंड। अब हो रही है? ओके जी। सो उसने क्या किया, रियलिज्म की बात की, जिसमें रियलिज्म में आपके पास क्या था
कि स्टेट के दो ही काम है, एक पावर को इंक्रीज करना और दूसरा अपनी इकोनॉमिक माइट को इंक्रीज करना। और हर टाइम हर टाइम दुनिया में वॉर चल रही है, रियासत एग्जिस्ट करती है टू फाइट, टू इंक्रीज मिलिट्री माइट। उसके बाद उसने कहा कि आपके पास रियासत की कोई पॉलिटिक्स और मोरालिटी का आपस में कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अगर सारे सियासी जो आपके पास पॉलिटिशियंस हैं, या हम ये सोचना शुरू कर दें कि इंडिया ने हम पे अटैक किया है तो मोरालिटी ये है कि हम उस पर अटैक ना करें, तो क्या रियासत एग्जिस्ट कर पाएगी? कभी भी नहीं कर पाएगी। देन फैशिस्ट जो है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं नेगेटिव जो साइड थी, ठीक है, जो नेगेटिव साइड थी उसमें जो फैशिस्ट थे, यानी जो फैशिस्ट थे जो अपनी एक आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करना चाहते थे, रियासत उनके लिए एक गाइड बुक बन गई कि ठीक है जी, इस तरह से हम एग्जिस्ट करते हैं। देन ही टॉक्ड अबाउट डिप्लोमेसी एंड स्टेट क्राफ्ट, कि रियासत को किस तरह से चलाना है और किस तरह लेके चलते हैं। अब ये उसकी एक कोट है, वो आप देख लें, फ्रॉम वेयर फॉर वेयर द वेरी सेफ्टी ऑफ द कंट्री डिपेंड्स अपॉन रेजोल्यूशन टू बी टेकन, नो कंसिडरेशन ऑफ जस्टिस और इनजस्टिस, ह्यूमैनिटी और क्रुएलिटी, नॉर ऑफ ग्लोरी नॉर ऑफ शेम शुड बी अलाउड टू प्रिवेल। कि जहाँ पे कंट्री की सेफ्टी है वहाँ पे इंसाफ ना इंसाफी, ह्यूमैनिटी, क्रूलिटी, ग्लोरी कुछ भी आपके पास मैटर नहीं करता। बट पुटिंग ऑल अदर कंसिडरेशन असाइड, द ओनली क्वेश्चन शुड बी व्हाट कोर्स विल सेव द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द कंट्री। तो उसने कहा कि लोगों की लाइफ और लिबर्टी से ज्यादा कंट्री की लाइफ और लिबर्टी जो है वो मैटर करती है। ठीक है जी। सो ये था अबाउट मैकियावेली। इस पे कल आपने पढ़ना है और कल आपने एक काम करना है कि आपको जो पर्सनली लगता है कि जो बातें इसने गलत की हैं, उर्दू या इंग्लिश में कल आपने लिखनी है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? एनी क्वेश्चन? समझ आ गया जी? अच्छा, आज के लिए आपका यही एक फिलोसफर है, कल हम दो फिलोसफर्स पढ़ेंगे इस टाइम पे। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? और ये रिकॉर्डिंग आपके साथ वकास जो है शेयर कर देगा, इसको लाजमी पढ़िएगा, साथ साथ पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके नीचे क्वेश्चन भी अटेम्प्टेड दिए हुए हैं जो नोट्स वकास शेयर करेगा, तो वो देख लीजिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।